ये लेसन आपका चल रहा है 10th सीबीएसई बोर्ड में, लोकतंत्र और विविधता। इसमें बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने डील किया है। लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है 3 आयाम। आज हम लोगों को 3 आयाम पर चर्चा करना है। लोकतंत्र और विविधता में अंतिम शीर्षक 3 आयाम को हम लोगों को पढ़ना है। 3 आयाम में यह दिखाया गया है कि जो सामाजिक विभिन्नताएं होती हैं वो राजनीतिक अभिव्यक्ति जब आता है तो उसके 3 आधार पर परिणाम सामने आते हैं। सामाजिक विभिन्नताएं जब राजनीतिक रूप लेती हैं तो यह इसके 3 परिणाम सामने आते हैं। यानी कह सकते हैं हम इस सामाजिक विभाजन या भिन्नताएं जब राजनीतिक रूप लेती हैं तो उसके 3 परिणाम हो सकते हैं। उसी को 3 आयाम करता है। पहला है जब लोग अपनी पहचान के प्रति आग्रह व्यक्त करें। पहला परिणाम जब लोग अपनी पहचान के प्रति आग्रह व्यक्त करें। अपनी पहचान के प्रति आग्रह व्यक्त करने का मतलब ये हुआ कि जब कोई समुदाय या कुछ लोग अपने आप को दूसरे समुदाय के लोगों से विशिष्ट और ऊपर समझने लगते हैं, अपने आप को विशिष्ट और ऊपर समझने लगते हैं दूसरे लोगों की तुलना। जब विशिष्ट और ऊपर समझने लगते हैं तो उनके लिए समुदाय के दूसरे वर्गों के साथ तालमेल बैठाना मुश्किल हो जाता है। वो मेल जुलकर उनके साथ नहीं रह पाते क्योंकि वो सोचते हैं कि वे लोग सुपीरियर हैं और बाकी लोग इंफीरियर है, जूनियर है ना। उनके साथ उनकी भावना बैठ नहीं पाती। लोग अपनी पहचान बनाने के लिए अपने आप को ऊपर बना के रखते हैं तो बाकी समुदाय के लोगों के साथ उनका तालमेल नहीं हो पाता है। इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं आयरलैंड का। आयरलैंड और बेल्जियम का, उत्तरी आयरलैंड जिसको कहते हैं, उत्तरी आयरलैंड और बेल्जियम का भी इसमें एग्जाम्पल दोनों को देंगे तो दोनों तरफ से समझ में आ जाएगा। उत्तरी आयरलैंड में 2 वर्ग है। कैथोलिक संप्रदाय के लोग हैं तथा प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लोग हैं। ये 2 संप्रदाय हैं, दोनों ईसाई धर्म से संबंधित हैं। दोनों का धर्म एक ही है जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, परसों भी इसी पाठ में कई बार आ चुका है। अब बेल्जियम में 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, डच और तथा जर्मन।
दो तरह के भाषा बोलते हैं। यहां ध्यान दीजिए, उत्तरी आयरलैंड में एक ही संप्रदाय के, एक ही जाति के लोग रहते हैं, धर्म मानने वाले एक ही हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन वो दो संप्रदाय में बटा हुआ है, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। और दोनों के बीच इतनी मतभेद है, इतना विरोध है कि एक अपने को दूसरे से सुपीरियर मानता है और दूसरे को इंफीरियर मानकर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। नतीजा ये होता है कि वहां आज तक शांति बहाल नहीं हो पाई। 1968 में ग्रेट ब्रिटेन की सरकार के प्रयास से थोड़ा बहुत समझौता हुआ है, लेकिन परमानेंट हल अभी तक नहीं निकला है। तो वहां अशांति फैल रही है। क्यों फैल रही है? क्योंकि प्रोटेस्टेंट वाले कैथोलिक से अपने को ऊंचा मान रहे हैं। कैथोलिक वाले गरीब हैं, प्रोटेस्टेंट वाले धनी हैं। कैथोलिकों के साथ अन्याय करते हैं, तो उनमें शांति बहाल नहीं हो पा रही है। एक अपने को सुपीरियर मानता है, दूसरे को नीचे मानता है। तो अगर अपनी पहचान के प्रति आग्रह व्यक्त करे कोई संप्रदाय और अपने को श्रेष्ठ मानने लगे दूसरे की तुलना में, तो वहां पर शांति बहाल नहीं हो सकती। वहां पर लोगों के साथ एक साथ मिलजुल कर रहने की भावना पैदा नहीं हो सकती, विरोध हो जाएगा। इसके विपरीत अगर हम बेल्जियम का एग्जाम्पल देखते, जो कि कई पार्ट से आ रहा है, दूसरा पार्ट में भी बेल्जियम था, तो इसमें हमने देखा कि डच और जर्मन दो भाषा बोलने वाले लोग वहां ज्यादा रहते हैं। किसी क्षेत्र में डच बोलने वाले ज्यादा है, तो किसी क्षेत्र में जर्मन बोलने वाले ज्यादा है। तो इस तरह से दोनों ने समझौता किया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहता हो, कोई भी भाषा बोलता हो। पहले उन लोगों ने तय किया कि हम पहले बेल्जियन वासी हैं, बाद में हम डच भाषा बोलने वाले हैं, चाहे जर्मन भाषा बोलने वाले हैं। और तालमेल बैठाकर सरकार का गठन किया, सत्ता में बराबरी का साझेदारी लेने को तैयार हो गए और वहां पर शांति बहाल हो गई। तो यहाँ पर लोगों ने अपनी पहचान को थोड़ा कम किया और राष्ट्रीय पहचान को ऊपर माना, और तब जाकर के उनके बीच क्या हो गया? समझौता हो गया, शांति बहाल हो गई। उसी तरह से भारत में भी देखें, अगर केवल उत्तरी आयरलैंड और बेल्जियम का ही उदाहरण न ले, अगर भारत को भी देखें तो भारत का भी वही स्थिति है। भारत का हर व्यक्ति अपने आप को पहले भारतीय मानता है, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी भाषा को क्यों न बोलता हो, लेकिन सबसे पहले अपने आप को क्या मानता है कि हम भारतीय हैं। इसलिए भारत में एकता बनी हुई है विभिन्न संप्रदायों के बीच में। सामाजिक विभाजनों में हम लोग तालमेल बना कर चलते हैं। यहाँ हम लोगों को उत्तर आयरलैंड की तरह अपनी पहचान के प्रति हम आग्रहित नहीं है। हम अपने आप को सुपीरियर नहीं मानते दूसरे की तुलना में। हम तालमेल बैठा करके आराम से रहते हैं। तो इस तरह से जो सामाजिक भिन्नताएं हैं या सामाजिक विभाजन है, अगर वह राजनीतिक रूप लेता है तो उसके तीन आयाम होते हैं, यानी तीन परिणाम सामने आते हैं। पहले परिणाम के रूप में जब लोग अपनी पहचान के प्रति आग्रह व्यक्त करते हैं। अपनी पहचान के प्रति आग्रह व्यक्त करने का मतलब हुआ कि वे अपने आप को दूसरे वर्गों से, दूसरे समुदाय के लोगों से ऊंचा मानने लगते हैं, विशिष्ट मानने लगते हैं कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, दूसरे लोग कुछ नहीं है। तब उसको तालमेल बैठा करके एक साथ चलना मुश्किल हो जाता है। इसमें उत्तरी आयरलैंड वाला का उदाहरण दिया जा सकता है, जो कि एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठा सके, शांति बहाल नहीं हो सकी। लेकिन बेल्जियम वालों ने अपने आप को पहले बेल्जियन वासी सिद्ध किया, बाद में वे किसी भाषा बोलने वाले हैं, चाहे डच चाहे जर्मन। भारत में भी यही स्थिति है।
और दूसरा जो परिणाम आता है वह है किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं। किसी समुदाय के मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं। इस बात पर भी आपका समाजी विभाजन राजनीतिक रूप लेती है तो क्या परिणाम आते हैं निर्भर करता है। किसी समुदाय के मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं। कैसे उठाते हैं का मतलब होता है कि समाज में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। किसी भी देश में भिन्न भिन्न समुदाय वाले रहते हैं और वे अलग अलग मांग उठाते हैं, रखते हैं। अगर कोई राजनीतिक पार्टी वहां है और वह उनके मांगों को देखता है कि संविधान के दायरे में उनकी मांग सही है, उनकी मांगे दूसरे समुदाय के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो वैसी मांगों को राजनीतिक दल आसानी से मान लेते हैं। अगर समुदाय किसी खास समुदाय की मांग कुछ ऐसी हो जो संविधान के दायरे में हो और जिससे दूसरे समुदाय को कोई नुकसान न पहुंचे, तो वैसी मांगों को राजनीतिक दल आसानी से मान लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी मांग उठा दे समुदाय वाला जो संविधान के दायरे में नहीं आता है और जिस मांग को मानने से दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचता है, तो राजनीतिक दलों को ऐसे मांगों को नहीं समर्थन करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो देश में शांति बहाल हो जाएगी, देश सुचारू ढंग से चलेगा। और अगर समुदाय के मांगों को देख करके राजनीतिक दल गलत सलत मांगों को भी समर्थन करने लगे तो वो सामाजिक विभाजन का कारण बनता है और देश में उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते हैं। इसको देखा जा सकता है श्रीलंका के उदाहरण से। श्रीलंका में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई 1948 में, तो वहां का जो जातीय समीकरण था उसमें हम लोगों ने देखा था कि सिंहलियों की संख्या 74% और 18% में तमिल थे। उसमें भी 2 भाग में बटा हुआ था तमिल। जब वहां की सरकार बनी तो सिंहलियों के मांग पर सरकार बनी और सिंहली ने सिंहलियों के भलाई के लिए सरकार से मांग किया और तमिलों के भलाई को अनदेखा किया गया। और वहां की सरकार यानी वहां की राजनीतिक पार्टी जो थी वो सिंहलियों की मांग का समर्थन करके शासन चलाने लगी, जिससे कि वहां जो संवैधानिक थे मांग थे वो तमिलों के खिलाफ हो गए, जिसके कारण वहां शांति बहाल आज भी नहीं हो पाई। तो इस तरह से किसी समुदाय के मांग को अगर राजनीतिक दल सही ढंग से उठाते तो वहां पर भी ये जो सामाजिक विविधताएं हैं उसका परिणाम अच्छा निकल सकता है। और अगर सही ढंग से नहीं उठाएंगे तो अच्छा परिणाम नहीं देगा, उससे बुरा परिणाम आ जाएगा। तो राजनीतिक दल किसी समुदाय के मांग को कैसे उठाते हैं, कैसे पूरा करते हैं, कैसे रखते हैं, इस पर भी निर्भर करता है कि सामाजिक विभिन्नताएं राजनीतिक रूप लेगी तो क्या परिणाम आएगा, बुरा या अच्छा। यह राजनीतिक दल के मांग पर निर्भर करता है, वो किस तरह से उनकी मांगों को रखते हैं। तीसरे आयाम के रूप में है तीसरी चीज है सरकार का रुख। तीसरी परिणाम है सरकार का रुख। सरकार का रुख, सरकार का मन,
सरकार की भावना क्या है। अगर कोई सामाजिक विभाजन है और वह राजनीतिक रूप लेना चाहती है या ले लेती है, और वहां की सरकार अगर उस राजनीतिक रूप लेने वाले सामाजिक विविधता के प्रति सजग है और शासन सत्ता में हिस्सेदारी बंटवाने को तैयार है, सरकार ने शासन सत्ता में हिस्सेदारी दे सकती है। जो समुदाय है जो सरकार के खिलाफ उठ रहा है या निम्न तबके के समुदाय के लोग हैं, उनको भी अगर समझदारी से सरकार सत्ता में हिस्सेदारी देती है तो वे परिणाम अच्छे निकल सकते हैं, वहां शांति बहाल हो सकती है। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी सरकार बिल्कुल देने को तैयार ना हो, अल्पसंख्यकों को, दबे कुचले लोगों को, उनके जायज मांगों को भी नाजायज ठहराया जाए और जबरदस्ती उनकी मांगों को दबाकर सरकार रखने की कोशिश करे तो वो परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा, क्योंकि जबरदस्ती दबाकर ज्यादा दिन तक आप शांति बहाल नहीं कर सकते देश में। इसमें भी श्रीलंका का उदाहरण सटीक बैठता है। श्रीलंका में सिहलियों के पक्ष में सरकार काम करने लगती है, तमिलों के विरोध जाती है, तमिलों को ताकत के साथ उनके विद्रोह को दबाने की कोशिश करती है। परिणाम आज तक सामने है, वहां शांति बहाल नहीं हो पाया। तो अगर सरकार सभी वर्गों को सत्ता में साझेदारी देने को तैयार है तो सामाजिक विभाजन जो होते हैं वो राजनीतिक रूप लेंगे, लेकिन उसके दुष्परिणाम नहीं निकलेंगे, उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे और शांति बहाल हो जाएगी और कई भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न जाति, धर्म और भाषा वाले एक साथ तालमेल के साथ रह पाएंगे। तो इस तरह तीन आयाम के अंतर्गत यह दिखाया गया है कि सामाजिक भिन्नताएं जब राजनीतिक रूप लेती है तो उसके क्या परिणाम सामने आते हैं। तो वह समझदारी पर निर्भर करता है। ये तीन परिणाम सामने आ सकते हैं और तीनों परिणाम को अगर समझदारी से हम सुलझाते हैं तो उसके अच्छे परिणाम आते हैं। देश शांति में, सबका जीवन, देश के अंदर शांति बहाल हो जाती है, सबका जीवन खुशहाल हो जाता है, देश प्रगति की ओर बढ़ता है। लेकिन अगर इन तीनों आधार पर वहां की सरकार या राजनीतिक दल सही ढंग से नहीं व्यवहार कर पाते, उनको सही ढंग से हल नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं और देश में अशांति बहाल हो जाती है, देश प्रगति की ओर नहीं बढ़ता, सबका जीवन कष्टकर हो जाता है। तो इससे हम यही निष्कर्ष निकालते हैं इन तीन आयामों के द्वारा कि लोकतंत्र में सामाजिक हीनता अगर रहती है तो उससे यह नहीं घबराना चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि सामाजिक भिन्नता के कारण जब राजनीतिक रूप लेगा यह सामाजिक भिन्नता तो उससे दुष्परिणाम ही सामने आएंगे। सामाजिक भिन्नता जब राजनीतिक रूप लेगा तो उसके अच्छे परिणाम भी आते हैं और अगर उसको सही ढंग से आप हैंडल नहीं कर पाएंगे तो उससे दुष्परिणाम भी आते हैं। इसलिए सामाजिक विभिन्नताओं को राजनीतिक रूप लेने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन जो होते हैं वो राजनीतिक रूप लेते ही लेते हैं और नहीं लेंगे तो लोकतंत्र सफल भी नहीं माना जाएगा। लोकतंत्र के लिए सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप लेना अनिवार्य भी है। इसी से लोकतंत्र फलता फूलता है, क्योंकि यही सामाजिक विभिन्नताएं हैं जो छोटे छोटे वर्ग के लोग हैं, निम्न जाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, अपनी मांगों को राजनीतिक दलों के सामने रखते हैं और चुनाव के समय अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं।
इससे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान होती है। इसलिए हर सामाजिक विभिन्नताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सामाजिक विभाजन जब राजनीतिक रूप लेते हैं तो उसके अच्छे परिणाम भी आते हैं। हाँ, वैसे सामाजिक विभाजन जो बहुत गहरे हों, जो बहुत ऊपर उठ जाए और जिनको हम सामंजस्य न बैठा पाए, तो वैसे जो सामाजिक विभाजन होते हैं वो दुष्परिणाम देते हैं, वो हिंसा के रूप अख्तियार कर लेते हैं और देश में निश्चित रूप से अशांति बहाल हो जाती है। इसलिए हम सीधे कह सकते हैं कि जितने सामाजिक भिन्नताएं हैं, विभाजन है, राजनीतिक रूप लेने से लोकतंत्र में घबराना नहीं चाहिए। उसके अच्छे परिणाम भी आएंगे और कुछ बुरे परिणाम आएंगे, लेकिन अधिकतर अच्छे परिणाम भी आते हैं। कुछ ही ऐसे विभाजन हैं जो बहुत गहरे रूप ले लेते हैं और दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा सकते, तो वहां पर ऐसा हो सकता है जैसे कि यूगोस्लाविया में हुआ। यूगोस्लाविया में विभिन्न संप्रदाय के लोगों ने ऐसी कुछ मांगे रख दी सरकार के सामने, जिसको लोकतंत्र में अलग अलग पूरा करना संभव नहीं था और उसका दुष्परिणाम हुआ कि यूगोस्लाविया कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। तो वैसे दुष्परिणाम को, ऐसे सामाजिक विभिन्नताओं को राजनीतिक रूप लेने से रोकना चाहिए, जिससे कि देश टुकड़े टुकड़े में बंट जाए। तो इस तरह से लोकतंत्र में अगर सामाजिक विभिन्नताएं राजनीतिक रूप लेती हैं तो उसके 3 परिणाम सामने आते हैं। तीनों परिणाम में अच्छे भी आते हैं और बुरे भी परिणाम आते हैं। अगर सही ढंग से हैंडल किया जाए तो अच्छे परिणाम भी आते हैं, लोकतंत्र मजबूत ही होता है। कुछ ही परिणाम ऐसे होते हैं जो सामाजिक इतने गहरे होते हैं, इतने विभेद उत्पन्न करते हैं, जिनको पाटना सरकार के लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए और समाज सुधारकों के लिए संभव नहीं होता। तो वे परिणाम बहुत गहरे दुष्परिणाम देते हैं और इससे देश कई टुकड़ों में बंट जाता है। जैसा कि बेल्जियम के यूगोस्लाविया के उदाहरण में हम लोगों ने देखा, यूगोस्लाविया में कई टुकड़े में देश बंट गया था। और बेल्जियम भी हमने देखा कि बेल्जियम में कैसे विभिन्न सामाजिक विभाजनों को एक साथ लेकर चला गया, तो आज भी वहां शांति बहाल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक विभिन्नताएं राजनीतिक रूप लेती है तो 3 आयाम उसके सामने आते हैं, 3 परिणाम सामने आते हैं। पाठ आपका क्लियर हो गया है, लेसन। इसमें आप क्वेश्चन आंसर अपना बना के रखिएगा। देखिए अपना क्वेश्चन आंसर क्या करते हैं आप। देखिए पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। यही 3 कारक अंतिम चैप्टर जो हमने दिया वही है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें, जो अभी हमने पढ़ाया आपको। इसी को इसमें डील कर रहा है। दूसरा है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। ये परिणामों का दायरा जो दिया है उसमें से लिख सकते हैं। दायरा वाला ही क्वेश्चन आप इसमें लिख सकते हैं। समझ पॉइंट आप डाल सकते हैं। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति दिया है, इससे भी इसमें पॉइंट आप डाल सकते हैं। तीसरा है, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण भी दीजिए। तो राजनीति को प्रभावित करने वाले 2 उदाहरण।
सामंजस्य और टकराव, इसी में से पॉइंट खोज सकते हैं आप। यहां दिया है, अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो तो ये राजनीतिक स्तर पर ये अच्छा परिणाम देता है। ये वाला एक पॉइंट दे सकते हैं, इसमें का पॉइंट दे सकते हैं, या जो अभी आप लिखे हैं इसमें भी दे सकते हैं बना करके। तो आप इसका नोट तैयार करते जाइए। 3 क्वेश्चन लॉन्ग है इसमें, बाकी तो शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन दिया है, सामाजिक विभाजनों की संभावना संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। इसमें टॉपिक दिया है 4 गो। इसमें कह रहा है कि सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में, जो सामाजिक विभाजन होते हैं उसको हम कैसे संभालते हैं उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। इसका मतलब जो गलत है उसको छांटना है। क में है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। ख में है, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ग में है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और घ में है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। यही गलत है घ इसका, कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, ये गलत है। लोकतंत्र के आधार पर हम सामाजिक विभाजन को विखंडन की ओर नहीं ले जाते, बल्कि उसको संभालने की कोशिश करते हैं। और लोकतंत्र ही एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें हम सामाजिक विभाजन को संभाल सकते हैं। छठा में है, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। 3 गो बयान दिया है। अ में है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। बात सही है। दूसरा है, ब में, यह संभव है कि एक व्यक्ति की एक पहचान हो। और स में है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। नीचे दे रहा है, इन बयानों में से कौन कौन से बयान सही है। तो आ तो सही है, ये है। स गलत है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होता है, ये गलत है। विश्व में अनेक छोटे छोटे देश है जहां सामाजिक विभाजन बिखरे पड़े हैं। तो अ ब सही हो सकता है। इसमें क में उत्तर दिया है अ ब स, तीनों सही है। अ और ब सही है, ब और स सही है, ब स तो सही है। स जिसमें दिया है वो सब गलत है, सिर्फ स सही है, ये भी गलत है। तो इसका ख सही है, अ और ब सही है। 7वां इसी तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम से लगाए और नीचे दिए कोड के आधार पर सारी सही जवाब ढूंढे। क में है, सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हो या जरूरी नहीं है। ब में है, हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही है। और स में है, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। और द में है, कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। इसको क्रम में सजाना है। कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक नहीं हो सकती, ये भी है। हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। द ब अ स, कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप लेते हैं। ये सही है, हर देश में किसी न किसी तरह सामाजिक विभाजन होते हैं।
यही सही लग रहा है। बुक और द पहले आएगा, तब वो आएगा, तब वो आएगा, तब तो आएगा। ये ख सही होना चाहिए। आठ में ये भी ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर इसमें दिया है बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड। तो यूगोस्लाविया को करना पड़ा है, तो यूगोस्लाविया सही रहेगा। इसमें आप इसका क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे, बुक से ही कुछ टॉपिक जो बच जाएंगे उसको भी आप डील करने की कोशिश करेंगे। हो गया ना?